गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ट्वेल्थ बायोलॉजी में पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें पाचन तंत्र में हम आहार नाल की संरचना के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रसिका की संरचना को देख लिया था। अब हम आगे बात कर रहे थे आमाशय, और इस आमाशय का भी जनरल इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या देखा आमाशय के बारे में। देखिए, आमाशय एक थैलीनुमा संरचना थी जो कि उदर गुहा के बाईं ओर पाई जा रही थी। अब बात आती है कि उदर गुहा क्या होती है। जो हमारे पास जो हमारी देह गुहा है, उस देह गुहा में जहाँ पे हमारा फेफड़ा उपस्थित होता है उसे हमने क्या बोल दिया है, वक्ष्य गुहा। जबकि नीचे वाले भाग को क्या बोल देते हैं हम, उदर गुहा। तो वक्ष गुहा और उदर गुहा को एक पतली झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, तनुपट या डायफ्राम। इस तनुपट या डायफ्राम की उपस्थिति, ये भी किसका लक्षण है, आपके स्तनधारी का लक्षण है। स्तनधारी जीवों में तनुपट यानी कि डायफ्राम पाया जाता है। अब हम इस थैलीनुमा संरचना की बात करते हैं, जिसे हमने आमाशय कहा। इस थैलीनुमा संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जठरागम भाग, फंडस भाग और जठर निर्गम भाग। तो देखिए, जहाँ से आपकी ग्रसिका आमाशय में खुलती है, इस वाले भाग को हमने क्या बोल दिया है, जठरागम भाग। यहाँ पे एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे क्या बोल देते हैं हम, जठरागम अवरोधनी। यह भोजन को आपका विपरीत, जो अवरोधनी है, अवरोधनी का काम क्या है, भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकना। अभी देखते हैं किस तरीके से भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं ये। तो पहला भाग कौन सा हो गया हमारा, जठरागम भाग। सेकंड भाग को किसका क्या बोल दिया हमने, फंडस वाला भाग, जो कि मुख्य सबसे बड़ा भाग है। और कितना होता है ये, ऑलमोस्ट 80% भाग को कवर करके रखता है। जहाँ पे आपका आमाशय छोटी आंत में खुलता है, इस वाले भाग को क्या बोल देते हैं हम, जठर निर्गम भाग। अब जहाँ पे जठर निर्गम भाग है वहाँ पे जठर निर्गम अवरोधनी हो गई, और जहाँ पे जठरागम वाला भाग है वहाँ पे कौन सी हो गई, जठरागम अवरोधनी हो गई। अब देखिए, भोजन को विपरीत दिशा में जाने से कैसे रुकेगा। भोजन ग्रसिका से कहाँ आता है, आपका आमाशय में। अब यह भोजन को आमाशय से पुनः ग्रसिका में जाने से रोकता है। इसी तरीके से अब भोजन आपके आमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। किंतु यह जो जठर निर्गम अवरोधनी है, भोजन को छोटी आंत से आमाशय में जाने नहीं देता है। तो इस तरीके से ये जो अवरोधनियाँ हैं, यह अवरोधनी भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। अब यदि हम आमाशय की भित्ति की बात करते हैं, यदि हम आमाशय की भित्ति की बात करें, तो आमाशय की भित्ति में भी वही 4 स्तर पाए जाएंगे जो कि आपकी ग्रसिका में पाए जा रहे थे, और यही 4 स्तर हमारे छोटी आंत में पाए जाएंगे, और यही 4 स्तर हमारे बड़ी आंत में पाए जाएंगे। किंतु उनमें कुछ रूपांतरण हो जाता है। तो आमाशय की बात करें तो सबसे बाहर सिरोसा, फिर हम बात करते हैं बाह्य पेशीय स्तर की, फिर इसमें पाया जाता है अधः श्लेष्मिका, और सबसे अंत में इनमें पाया जाता है श्लेष्मिका। तो देखिए, सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर, अधः श्लेष्मिका एंड श्लेष्मिका। अभी जो श्लेष्मिका वाला भाग है, यह श्लेष्मिका वाला भाग आमाशय में ज़्यादा सक्रिय होता है और श्लेष्मा का स्त्रवण करता है, जिसे हम बोल देते हैं म्यूकस। चिपचिपा पदार्थ होता है, श्लेष्मा का क्या करता है, ये स्त्रवण करता है। अभी हम आमाशय के बारे में देखेंगे कि आमाशय में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि आप पाचक ग्रंथियां कह लीजिए। विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का साथ ही साथ HCl का भी सिक्रेशन करती है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यंत प्रबल अम्ल होता है। कैसे होता है ये, बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल है। यह प्रबल अम्ल आपकी आमाशय की भित्ति को नष्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो आमाशय की भित्ति को इस HCl अम्ल से बचाने का काम कौन करता है, श्लेष्मा का स्त्रवण। यह श्लेष्मा आमाशय की भित्ति को
स्वपाचन से, यानी कि स्वतः नष्ट होने से। किससे, कैसे होगा स्वपाचन? HCl से। तो स्वपाचन से बचाता है। इसीलिए ये जो HCl है यह अन्य भोज्य पदार्थों का पाचन कर देता है, लेकिन आमाशय का पाचन नहीं कर पाता, क्योंकि आमाशय में श्लेष्मा की बहुत ही मोटी परत पाई जाती है। अब हम बात करते हैं आमाशय की कोशिकाओं के बारे में कि आमाशय में किस प्रकार की कोशिकाएं या किस प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तो हम बात करते हैं आमाशय की ग्रंथियां। आमाशय में मुख्यतः दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक ग्रंथि तो होती है इसमें जठरीय ग्रंथि, तथा दूसरी ग्रंथि इसमें होती है जठर निर्गम ग्रंथि। जठर निर्गम ग्रंथि। तो यहाँ पे जो आपके पास मुख्य ग्रंथि है वो कौन सी है? जठरीय ग्रंथि, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और यह जठरीय ग्रंथि आपके जठरागम भाग, साथ ही साथ फंडस वाले भाग में उपस्थित होती है। इस फंडस वाले भाग को हम हिंदी में बोल देते हैं काय वाला भाग। क्लियर हुआ? तो जो जठरीय ग्रंथि इसके बारे में हम बात करेंगे। यह जठरीय ग्रंथि जठरागम वाले भाग में और फंडस वाले भाग में उपस्थित होती है। तो देखिए, जठरागम वाले भाग में और फंडस वाले भाग में क्या पाई जाती है? जठरीय ग्रंथि। जठरीय ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से जो पहले प्रकार की कोशिका है उसको हम बोलते हैं मुख्य कोशिका। पहली कोशिका किस प्रकार की हो जाएगी? पहली कोशिका को हम क्या बोल देते हैं? मुख्य कोशिका। इस मुख्य कोशिका को इसके अतिरिक्त जाइमोजन कोशिका भी कहा जाता है। जाइमोजन कोशिका। तो जठरीय ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो होती है मुख्य कोशिका, जिसे जाइमोजन कोशिका कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रकार की कोशिका होती है अम्लजन कोशिका। अम्लजन कोशिका, इसे हम ऑक्जेंटिक कोशिका भी कह देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, तो जठरीय ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली हो गई मुख्य कोशिका और दूसरी हो गई अम्लजन कोशिका। यह मुख्य कोशिका एंजाइम का स्त्रवण करती है और इस एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन एंजाइम। कौन सा एंजाइम स्त्रवित करेगी? ये पेप्सिनोजन एंजाइम। पेप्सिनोजन एंजाइम। और यह अम्लजन कोशिका क्या सिक्रित करेगी? अम्ल का निर्माण, यानी कि HCl का सिक्रेशन, HCl का स्त्रवण करने का काम करती है। यह पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही HCl आता है तो यह पेप्सिनोजन आपके पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाएगा? पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। और यह पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। तो देखिए, हमने क्या कहा कि आमाशय में जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। जठरीय ग्रंथि में मुख्य कोशिका और अम्लजन कोशिकाएं पाई जाती है। मुख्य कोशिका के द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम स्त्रवित किया जाता है। यह पेप्सिनोजन एंजाइम HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और यही पेप्सिन क्या करेगा? आपके प्रोटीन के सक्रिय होकर के प्रोटीन का पाचन करता है। अब यदि हम जठर निर्गम वाले ग्रंथि की बात करें तो इसकी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करेगी? श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्रवण करती है। तो इस तरीके से हमारे आमाशय में जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि पाई जाती है। और आमाशय का जो मैक्सिमम भाग है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? फंडस के द्वारा बनाया जाता है। आमाशय में पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, जो कि पेप्सिन में परिवर्तित होकर क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करता है। तो आमाशय में किसका मुख्य रूप से पाचन होगा? प्रोटीन का पाचन होता है। तो इस तरीके से आज हमने आमाशय के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं छोटी आंत के बारे में, क्योंकि यह जो आमाशय है वो आगे कहाँ खुलेगा? आपकी छोटी आंत में। तो एक बार इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने, कि आमाशय में अवरोधनी दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो हो जाएगी जठरागम अवरोधनी और एक हो जाएगी जठर निर्गम अवरोधनी। इन दोनों अवरोधनी का क्या काम है? भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। आमाशय में वही शिरोसा, वही बाह्य पेशी स्तर, अधः श्लेष्मिका और श्लेष्मिका पाया जाता है। श्लेष्मिका के द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है, जो कि आमाशय की भित्ति को स्वपाचन से बचाने का काम करता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आमाशय के द्वारा प्रबल HCl अम्ल का स्त्रवण होता है, फिर भी आमाशय की कोशिकाएं नष्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें श्लेष्मा का मोटा आवरण उपस्थित होता है।
यदि हम आमाशय की ग्रंथियों की बात करें तो जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि इनमें पाई जाती है। मुख्य ग्रंथि कौन सी है? जठरीय ग्रंथि, जिनमें मुख्य कोशिका और अम्लजन कोशिका पाई जाती है। मुख्य कोशिका पेप्सिनोजन का और अम्लजन कोशिका HCl का स्त्रवण करती है। देखिए, अब हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत आमाशय कहाँ ओपन होता है? आमाशय का कहाँ खुलता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में कहाँ से कैसे खुलेगा? जठर निर्गम ग्रंथि द्वारा या जठर निर्गम भाग द्वारा। तो आमाशय का जठर निर्गम भाग भोजन को कहाँ पहुँचाता है? छोटी आंत में पहुँचाता है। इसका नाम ही छोटी आंत है। एक्चुअली में बड़ी आंत से भी लंबी होती है। यदि इसकी हम लंबाई देखते हैं छोटी आंत की, तो ये 3 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 3 मीटर। जबकि जो बड़ी आंत है वो कितने मीटर लंबी होगी? 1.5 मीटर। तो छोटी आंत की लंबाई आपकी बड़ी आंत की लंबाई से अधिक होती है। अब यदि हम इसकी बात करते हैं छोटी आंत की, तो छोटी आंत में 3 भाग उपस्थित होते हैं। ये छोटी आंत को हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला भाग जहाँ पे आमाशय के खुलता है इसे बोलते हैं ग्रहणी। इसका प्रथम भाग कौन सा हो जाएगा? ग्रहणी। इसका सेकंड भाग होता है अग्र क्षुदांत्र, अग्र क्षुदांत्र। तथा जो इसका अंतिम भाग है जो कि बड़ी आंत में खुलता है उसे हम क्या बोल देंगे? क्षुदांत्र। ग्रहणी को इंग्लिश में बोला जाता है डिओडिनम। ग्रहणी को क्या बोला जाएगा? डिओडिनम। जबकि अग्र क्षुदांत्र को हम बोल देते हैं जैजुनम। जबकि क्षुदांत्र को बोला जाता है इलियम। तो देखिए, जो छोटी आंत है इसके 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग ग्रहणी होता है। इस ग्रहणी में आमाशय आके ओपन होता है। आगे का भाग अग्र क्षुदांत होता है। यह जो भाग है, यह भाग आपका कम कुंडलित होता है। इसमें जो कुंडलन है वो क्या होंगे? आपके कम होते हैं। जबकि जो क्षुदांत्र वाला भाग है ये बहुत ही ज़्यादा कुंडलित भाग है। इसमें कुंडलन ज़्यादा होता है। ग्रहणी ही वह भाग है जहाँ पे आपका यकृत जुड़ा हुआ होता है। ग्रहणी से क्या, ग्रहणी में क्या खुलेगा? जो यकृत की नलिका है, लीवर की जो नलिकाएं हैं वो यकृत में आके खुलेंगी। साथ ही साथ इसी के पाश में, ग्रहणी के पाश, पाश का मतलब होता है लूप। ग्रहणी एक यू के आकार की संरचना बनाती है। इस लूप में क्या पाया जाता है? अग्नाशय उपस्थित होता है। तो ग्रहणी का प्रथम छोटी आंत का प्रथम पाद क्या हुआ? ग्रहणी हुआ। ग्रहणी में यकृत की नलिका और अग्नाशय की नलिकाएं आकर के ओपन होती है। जहाँ पे यकृत की नलिका और अग्नाशय की नलिका ओपन होती है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती, एक विशेष प्रकार की रंध्र पाया जाता है, अवरोधनी पाई जाती है, जिसे हम क्या बोल देंगे? ओडी की अवरोधनी। ओडी की अवरोधनी। अवरोधनी का काम हमें पता है कि जो भी स्त्राव है उसको विपरीत दिशा में जाने से। तो देखिए, ये हमारा क्या था? जो ग्रसिका थी, ग्रसिका कहाँ खुल रही थी? आमाशय में। यह आमाशय जठर निर्गम ग्रंथ, जो इसका जठर निर्गम भाग है, ये कहाँ खुल रहा था? छोटी आंत में। और छोटी आंत के जिस भाग में आपका आमाशय ओपन होता है, ये कौन सा भाग हो जाएगा? प्रारंभ वाला भाग, ग्रहणी। अब यह ग्रहणी आगे जाके आपकी कुंडलन बनाएगी। तो यहाँ पे एक आपका लूप बनता है, यू के आकार की संरचना बनती है। इस यू के आकार की संरचना में क्या पाया जाएगा? आपका अग्नाशय उपस्थित होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है आमाशय। आमाशय उभय ग्रंथि है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, जो कि अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों के समान कार्य करती है। पाचन तंत्र में किसके समान बिहेव करेगी? बहिस्रावी ग्रंथि के समान। और यहीं पे हमारे क्या पाया जाता है? लीवर यानी कि यकृत उपस्थित होता है। और यकृत के नीचे क्या पाया जाता है? यहाँ पे आपका पित्ताशय उपस्थित होता है। तो जहाँ पे आपका यकृत खुलेगा ग्रहणी में और जहाँ पे आपके अग्नाशय खुलेगा ग्रहणी पे, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है, जिसे हमने क्या बोल दिया है? ओडी की अवरोधनी कह दिया है। ओडी की अवरोधनी। यदि हम छोटी आंत के स्तर की बात करें, संरचना की बात करें, तो छोटी आंत की संरचना में भी सेम वही 4 स्तर पाए जाएंगे जो आपके आमाशय में पाए जा रहे थे और जो आपकी ग्रसिका में पाए जा रहे थे। सबसे बाहर सिरोसा, फिर हम बात करते हैं बाह्य पेशी स्तर की, फिर इसमें पाया जाता है अधःश्लेष्मिका, और सबसे जो आंतरिक स्तर है वो क्या है? श्लेष्मिका। और हमें पता है जो श्लेष्मिका वाला स्तर है वो क्या स्त्रवण करेगा? श्लेष्मा का स्त्रवण करता है। लेकिन देखिए इसमें क्या अंतर पाया जाएगा?
अब यहाँ पे छोटी आंत में अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका दोनों ही कुंडलित हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे? दोनों कुंडलित हो जाएंगे और ये कुंडलित होकर एक वलन नुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं? केक रिंग के वलन। क्या बोला जाता है इन्हें? केक रिंग के वलन। देखिए डायग्राम से देखते हैं। सबसे बाहर हमने बात की थी किसकी? सिरोसा की। इसके बाद अंदर क्या थे आपके? ये देखिए, ये तो बाहर वाला भाग हो गया सिरोसा का। सिरोसा किसका बना होता है? पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम हमें पता है मेसोडर्म की बनी हुई झिल्ली होती है। फिर हमने कहा बाह्य पेशी स्तर, तो बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? आपकी लंबवत पेशियां पाई जाती है। तो ये आपकी कौन सी हो गई? अनुदैर्ध्य यानी कि लंबवत पेशियां। जबकि अंदर की तरफ कैसी पाई जाती है? गोलाकार या वर्तुल पेशियां पाई जाती है। तो ये अंदर की पेशियां कैसी हो गई आपकी? वर्तुल पेशियां। अब यहाँ पे जो अधश्लेष्मिका है, इसमें हमें पता था कि रुधिर नलिकाएं और तंत्रिका नलिकाएं यहाँ पाई जाती है। रुधिर नलिकाएं और रुधिर की वाहिनियां और लसिका की वाहिनियां पाई जाती है, साथ ही तंत्रिकाएं पाई जाती है। यहाँ पे अधश्लेष्मिका और साथ ही साथ श्लेष्मिका क्या हो जाएंगी? आपकी कुंडलित संरचना बना लेती है। इन्हें हमने क्या बोला है? केक रिंग के वलन। क्या बोला गया है इन्हें? केक रिंग के वलन इन्हें बोला जाता है। अब देखिए, ये जो केक रिंग के वलन है, इनके ऊपर उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। छोटे छोटे उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं। ये छोटी आंत के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं, सरफेस एरिया में वृद्धि करने का काम करते हैं। इन छोटे छोटे तंतुओं को हम क्या बोल देते हैं? रसांकुर। क्या बोला जाता है इन्हें? रसांकुर, या इन्हें हम ब्रश बॉर्डर भी कह देते हैं। जिससे ब्रश के शीर्ष वाले भाग पर तंतु पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोल दिया इन्हें? ब्रश बॉर्डर भी कह दिया जाता है। कि जो केक रिंग के वलन है, अधश्लेष्मिका और श्लेष्मिका कुंडलित हो जाएंगे और क्या बना देंगे? केक रिंग के वलन बना देते हैं। इन केक रिंग के वलन के ऊपर क्या पाया जा रहा है? आपके छोटी छोटी नलिका नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हमने क्या बोल दिया है? रसांकुर या माइक्रोविलाई। और इन्हें हम ब्रश बॉर्डर भी कह देते हैं। क्या करेगा ये ब्रश बॉर्डर? यह ब्रश बॉर्डर अवशोषणकारी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाता है।